बच्चों, हमने बात की थी कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद होता है। ये कार्यपालिका का प्रधान पद होता है और कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त होती हैं। परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो आइए अब हम प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के विषय में जानें। राष्ट्रपति महोदय ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर उन्हें किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। बच्चों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। आपने चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ रखा है। हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे देश में लोकसभा के सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और इसके लिए बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। आप बहुत सारे दलों के नाम भी जानते होंगे। जब चुनाव की प्रक्रिया होती है और सदस्य चुने जाते हैं, तब जो दल लोकसभा की आधी सीटों से ज़्यादा सीटों पर जीत जाता है, उस दल को लोकसभा में बहुमत मिल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक दल लोकसभा की आधी से ज़्यादा सीटें पा जाएगा, उसे उस लोकसभा में बहुमत मिल जाएगा, या साधारण भाषा में कहें तो ये कहा जाता है कि उस दल का लोकसभा में बहुमत है। और जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है, वो दल अपना नेता चुनता है। उस दल के चुने हुए नेता को ही राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति महोदय अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, उन्हें सत्तारूढ़ दल या सत्ताधारी दल कहते हैं। बच्चों, हमने बात की थी कि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनते हैं और उन्हीं की सलाह से मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी किया जाता है। किसी मंत्री के नाम की संस्तुति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं और अगर वो किसी मंत्री को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें राष्ट्रपति महोदय से संस्तुति करानी पड़ती है और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। सभी सदस्यों को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि कोई सदस्य उस समय संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। इस प्रकार जिस दल के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल कहते हैं। बाकी दलों को विपक्ष या विपक्षी दल कहा जाता है। बच्चों, इन सब तथ्यों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। हमने ये जाना कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इस मंत्रिपरिषद का ही एक लघु रूप होता है जिसको मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं। इस मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल रहते हैं। शासन की सभी महत्वपूर्ण नीतियां और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक लघु रूप है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। बच्चों, हमने जाना कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। आइए अब हम ये भी चर्चा करें कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के क्या कार्य होते हैं। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के अंग होते हैं, इसलिए इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करना होता है। क्योंकि ये कार्यपालिका के अंग हैं, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग होते हैं, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। जैसा इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये मंत्रालय इन्हीं विभागों के लिए कार्य करते हैं। जैसे रेल मंत्रालय पूरे देश में रेल की व्यवस्था को देखता है। रक्षा मंत्रालय देश की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। विदेश मंत्रालय हमारे देश के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध हैं, इसके लिए कार्य करता है। इन सब के अतिरिक्त
और भी बहुत सारे मंत्रालय और विभाग होते हैं जिनके बारे में आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे। इन मंत्रालयों के विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रत्येक विभाग अपने कार्यों को करने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है और इन मंत्रालयों में बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। ये सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरे भारत देश में फैले रहते हैं। पूरे भारत देश में फैले रहने के बावजूद ये सभी आपस में मिलजुल कर देश की उन्नति के लिए कार्य करते हैं और सभी कार्यों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। इन सभी खर्चों की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की ही होती है, परंतु खर्चे और आमदनी का एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया है जो इन सभी चीज़ों का हिसाब किताब रखता है। इसे हम वित्त मंत्रालय कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बहुत तरह के कार्य करते हैं और पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभालते हैं।